हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों सभी का स्वागत है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास सेवा सदन के 2 भाग सुन चुके हैं और अब हम तीसरा भाग सुनेंगे। 2 भागों में हमने सुना कि कृष्णचंद जो दरोगा हैं, पुलिस में काम करते हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, शांता और सुमन, जो अब विवाह के योग्य भी हो गई हैं, और उनकी पत्नी का नाम है गंगाजली। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पालते हैं और जो भी वो मांगती हैं उनके अनुसार ही होता है। बहुत ही ईमानदार हैं, कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, ना लेते हैं, ना खाते हैं, ना खिलाते हैं। और पैसा जमा करने में भी उन्हें विश्वास नहीं है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको विवाह की बात आती है। विवाह के लिए वो जहाँ भी जाते हैं तो दहेज की मांग होती है। चूँकि कृष्णचंद के पास था नहीं, इसलिए बहुत परेशान हो जाते हैं, बार बार जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मेरी जो ईमानदारी थी जीवन भर की, क्या उसका इनाम यही है? जो लोग घर अपना लूट लूट के भरते रहते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है और अब तक विवाह भी हो जाता। तो कहते हैं समाज जब चाहता है, यही ऐसा ही चाहता, तो मैं भी ऐसे ही रास्ते पे चलूँगा और खूब कमाऊँगा और लूटूँगा। ये सोच करके वह उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं और एक बार उनके हाथ में इस तरह का पैसा आता है तो वो ले लेते हैं, क्योंकि विवाह करना था, और घर आके अपनी पत्नी को दे देते हैं। पत्नी भी नहीं रोकती हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट का उन्हें भी पता नहीं था। ये पता रहता है कि सब लोग लेते हैं। तो विवाह की तैयारियां होती हैं। उसी समय कृष्णचंद का जो है, जो ऑफिस के लोग होते हैं, जो उनके ऑफिसर होते हैं, उन्हें पता चलता है। अब चूंकि इन्हें पैसा दिया नहीं था, अकेले ले लिया था इन्होंने, इसलिए सब खुंदक खाए हुए थे और उन्होंने उनकी जो है रिपोर्ट करके और उन्हें पकड़वा दिया। अब कृष्णचंद को जब घर लेने आते हैं तो पत्नी को पता चलता है, बहुत रोती हैं, कहती हैं अगर ऐसा हमें पता होता तो हम बेटी का गला दबा देते, लेकिन ऐसा कार्य करने नहीं देते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। कृष्णचंद जो है अपनी गलती मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो किया है उसी की सज़ा मिल रही है, कुछ गलत काम हमारे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। और वो अपने बच्चों को समझा बुझा कर छोड़कर चले जाते हैं। इधर सुमन की विवाह की तैयारी हो रही थी, विवाह हो जाता है। उनके गंगाजली के भाई हैं, वो लड़का ढूंढते हैं, परंतु जब बारात दरवाजे पर आती है तो गंगाजली अपने दामाद को देख करके बहुत दुखी होती हैं। वो सुमन के योग्य नहीं था, बेमेल विवाह था। सुमन जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ का भी घर बार अच्छा नहीं होता है, बहुत ही वातावरण खराब होता है वहाँ का और आसपास का। किसी तरह से वो समय काट रही थी। वहीं घर के सामने एक भोली नाम की वैश्या का घर होता है। वहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। उसकी भी जान पहचान भोली से हो जाती है। फिर आगे की कहानी जो है, क्या होता है उसके जीवन में, कैसे उसने अपना ससुराल में समय काटा, ये सब हम कहानी लेखक के शब्दों में सुनते हैं। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ थीं और एक सायंवान, दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश की गुजर नहीं। इस घर का किराया भी 3 महीने का देने को पड़ा था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी बुआ घर का सारा काम करती थी, लेकिन गर्मियों में
शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महरियाँ 3 रुपया से कम राजी न होती। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन को कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वह सुमन को पसंद रखना चाहता था, उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, कल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो कौतुक देख कर दंग रह गई। समझ गई कि उन्होंने सारा काम कर लिया। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया, बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े दिनों बाद उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता, स्त्री नहीं है देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है, दाल रोटी में पकवान का स्वाद सा आ जाता है। दूसरे महीने में उसने वेतन पाया तो सब का सब सुमन के हाथों में रख दिया। सुमन आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एकाएक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने सुना था सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर पहाड़ सा टूट गया। उसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से तो कुछ बोला नहीं, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपए कहाँ से लाए? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया, पर स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता और कहीं अधिक से तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती, पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ ना कह सकता, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने के रुपए न मिले तो अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन, मैंने कुछ उड़ा नहीं दिए। गजाधर, उड़ाए नहीं, पर ये तो तुम्हें मालूम था इसी में महीने भर को चलाना है, इसी हिसाब का खर्च करना था। सुमन, उतने रुपयों की बरकत थोड़ी ही हो जाएगी, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत में सुमन ने अपनी हंसली गिरवी रख दी। गजाधर ने भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज़ सुनकर उससे न रहा जाता। अब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब के अकेली ही खा जाती। जो वह रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर ना मिलती, पर उससे रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को उसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मायके से लाई थी। रेशमी जाकट खुटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से अधिक होता। वे वस्त्राभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन को सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन ऊपर से निष्काम भाव से सलाह
देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वो सोचती, ये सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं, और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा ना सुनी थी, वह धर्म शिक्षा ना पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था। वहां से लौटता, इस काम के लिए उसे 5 और मिलते, पर उसे अपनी आर्थिक दशा से कोई अंतर न दिखाई देता। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती। उसका संचयशील हृदय इस खा पीकर बराबर दशा में बहुत दुखी रहता। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रोकर उसे हताश कर देती। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर शिथिल होता जाता है। उसे यह मालूम न था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों में से मिठाई के दोनों को अधिक आनंदपूर्ण समझती है। अतः वह अपने प्रेम और परिश्रम में फल न पाकर उसे अपनी शासनाधिकारी से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का सर्वस्व होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। हम अपने गृहस्थ जीवन की ओर कितने बेसुध हैं, उसके लिए किसी तैयारी किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते हैं। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग समझी जाती है। अल्लड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी वह अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थी। पति चाहे जैसा हो, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजावे, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निकट्टू है, अपाहिज है। उसे विवाह करने का अधिकार नहीं है, वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं है। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की, और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके किसी काम से नाराज होते उन्हें पुरुष के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों शोधों की कमी न थी। स्कूल से आते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाते हुए चले जाते। शोधे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती हो तो उन्हें चिक्की आर्ट से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक झांक से असीम आनंद प्राप्त होता, किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेलती खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे में मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वैश्याएं अत्यंत दुष्चरित और उल्टा होती हैं। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा कर करती हैं। कोई भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोधे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ से खड़े हुए देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती थी। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुष के घर में मेरी रोक तो नहीं है। कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह इतना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता, अपने अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि उसे जितना नीच समझती है उससे कहीं ऊंची। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी। द्वार पर बैठी पंखा जल रही थी। देखती क्या है, भोली बाई दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही थी। भिश्ती पानी छिड़काव कर रहे थे। आंगन में एक
शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे थे। शीशे के समान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। 20 आदमी घर के इधर उधर दौड़े फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस पर गई। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं। सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। बोली, देख तो लोगी पर सुन न सकोगी, हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं। सुमन बोली, मुझे सुनने की इतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर करुणा सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गंवारीन अपने मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तो देख ले मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन चूल्हे के सामने जाने को जी न चाहता था। बदन में यूं ही आग लगी हुई थी। आँच कैसी सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। चारों ओर से दर्शक आने लगे। कोई बाइसिकल पर आता, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 फिटने भी आ पहुंची। उनमें से कई बाबू लोग उतर कर आए। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों को जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मनसद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर मंडली में बैठे। सुमन को खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी। 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, ये कौन से लोग बैठे हुए थे। गजाधर, मैं सबको पहचानता थोड़े हूँ, पर भले भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। सुमन बोली, क्या यह लोग वैश्या के घर आने से अपना अपमान नहीं समझते। गजाधर, अपमान समझते तो आते क्यों। सुमन बोली, तुम्हें तो यहाँ जाते हुए संकोच हुआ होगा। गजाधर, जब इतने भला मानुस बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा। वह सेठ जी भी आए थे, जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्वक भाव से कहा, मैं समझती थी वैश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए, पर औरंगजेबी शिक्षा के लोगों को उदार बना दिया है। वैश्याओं को अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे, हवा बंद थी, एक पत्ती भी ना हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए। सुमन को बहुत देर तक नींद ना आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली के छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे से निकलकर भोली से कहा, रात को आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शेरनी भेज दूं। हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मायके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था, मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया। यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को कप वस्त्र हैं, न खाने को अन्न है, पशुओं की बात रहती हूँ। उसने अपने पड़ोसियों के मायके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उनकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। घर वालों ने समझ लिया कि मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का। वह समझते होंगे यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से ही कहीं रूखा हो गया था। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का
उत्तरदाता समझती थी। वह देर से सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती, कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में ना आता कि यह क्या मामला है, यह कायापलट क्यों हो गई। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता, चित्त हर घड़ी उचटा रहता, दिन दिन भर पड़ोसियों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया, अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वो कहाँ गई। अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे, कहीं पड़ोस में होगी, सुनकर चली जावेगी आवेगी। मन में निश्चय कर लिया था कि उसके आज खबर लूँगा। सुमन उस समय भोली बाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत ही आग्रह करके बुलाया था। सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे पर खटखटाना सुना तो घबरा कर उठ खड़ी हुई और भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम न हुआ कि कितनी रात हो चली। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहां बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोलकर पी ली है? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं। पहले ये बताओ कि तुम वहां मुझसे पूछे बिना गई क्यों? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लोंदा ही समझ लिया है? सुमन बोली, सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठी भी तो नहीं रहा जा सकता। गजाधर, तो इसलिए अब वेश्याओं से मेलजोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का कुछ विचार है? सुमन बोली, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? बड़े बड़े भले ही आवें, लेकिन तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेल जोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं, ये कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व तो धन से कहीं बढ़कर है। तुम इस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेवजी लाख धनी हों, पर उन्हें अपनी चौखट ना लागने दूंगा। ये लोग धनी के घमंड में धर्म का परवाह नहीं करते। उनके आने की भोली पवित्र नहीं हो गई। मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ कि आज से कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा ना होगा। सुमन के मन में बात आ गई, ठीक ही है। मैं क्या जानती हूँ कि वो कौन लोग थे? धनी लोग तो वैश्याओं के दास हुआ करते हैं। ये बात रात भोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वो लोग प्रकृति से विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा का उतना दुखदाई न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने का आधार मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो उठी। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथा सुनाती, कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को तो क्या शांति होती, पर मन को बहुत संतोष होता। चैत का महीना था। राम नवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झाँका तो क्या देखती है, वही उसकी पड़ोसन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म लगाए, कोई गले में कंठा माले डाले, राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गिरवा वस्त्र पहने। उनमें से कितनों की सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे, मानो स्वर्ग लोक में पहुंच रहे हों। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी, वह मुग्ध हो जाता, मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात किया।
उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वो पैर जमाए खड़ी थी पैरों के नीचे सरक गया। सुमन वहां एक क्षण भी न खड़ी हो पाई। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वेश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में, ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है, और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर आकर रामायण बस्ती से बांध कर रख दी। गंगा स्नान और व्रत से उसका मन फिर गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन फिर डामाडोल होने लगा।